Hi. Slow and steady is the fastest way to grow. Today is 30th of May 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. क्विज नंबर 33 हिस्ट्री के आंसर्स हैं। फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर था उदत्त मार्तंड, ये पब्लिश हुआ था कोलकाता से। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष जी ने फाउंडर थे इसके। देन रिपील हुआ वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878 बाय लॉर्ड रिपन। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने स्टार्ट किया था न्यूज़पेपर जिसका नाम था सोम प्रकाश। अल हिलाल न्यूज़पेपर जर्नल था ब्रॉट आउट बाय अबुल कलाम आज़ाद जी। सो दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चंस। आज के सवाल हैं, इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट इनलैंड सैलाइन वेटलैंड? लार्जेस्ट इनलैंड सैलाइन वेटलैंड। Which one of the following is not the basic principle of sustainable development? Sustainable development. Which one of the following countries is planning to construct a rival to the Panama Canal to link the Pacific and Atlantic Ocean? Panama Canal है, उसको राइवल करते हुए एक दूसरी कैनाल किस कंट्री के द्वारा प्लान की जा रही है? Identify the odd one out in relation to the process of upwelling in the ocean. Tirupati temple is in which of the following biosphere reserve? So these are 5 questions for today. आज की vocabulary है purview, इसका मतलब होता है परिधि। The scope of the influence or concerns of something. Multifarious का मतलब होता है विविध, many and of various types. Embroil मतलब उलझाना, उलझना, involve deeply in an argument, conflict or difficult situation. Dilapidated का मतलब होता है उबड़ खाबड़ of a building or object, एज या नेग्लेक्ट के कारण वो dilapidated कंडीशन में है। Intricate means होता है जटिल, very complicated or detailed. So these are vocabulary words for today. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. CSET का ये पहला RC है। Try to read this paragraph and answer this question. Then this is second question for CSET. This is CSET profit and loss का question है। Try to answer. Then this is again comprehension. Rights से related एक paragraph है और इससे related आपको फिर ये सवाल का जवाब देना है। So these are CSET questions. आज 30th of May है, मंथ एंड होने वाला है। This is the Hindu, Monday, May 30th. फर्स्ट जो न्यूज़ है, दिस इज अबाउट सेंटर रिट्रैक्ट्स कॉशन ऑन आधार फोटोकॉपीज। आधार फोटोकॉपीज कई बार आप देखना नॉर्मल आईडी कार्ड से भी वर्क हो जाता है, बट जो इंस्टीट्यूशन है या फिर कोई भी सर्विसेज प्रोवाइडर है वो आपका आधार मांगता है, आधार फोटोकॉपीज। तो यूआईडीएआई ने वार्न किया है अगेंस्ट शेयरिंग देम टू अवॉइड मिसयूज। तो यूआईडीएआई ने कहा आधार फोटोकॉपी का मिसयूज हो सकता है, तो इसको शेयर नहीं करना है। एक्चुअली ये सर्कुलर ड्रॉ किया, सर्कुलर रिलीज किया, बट फिर इसको विड्रॉ भी कर लिया कि ये बोल के कि आधार का ऐसा कुछ मिसयूज नहीं हो सकता है। सो इससे थोड़ा अभी यहाँ पे दिस कंट्रोवर्सी टाइप क्रिएट हुआ है। अब एक और टर्म जो हमें यहाँ पे जानना चाहिए बिफोर दैट, आधार क्या होता है? आधार एक आइडेंटिफिकेशन का डॉक्यूमेंट है। आधार आपकी सिटीजनशिप नहीं बताता है, आधार बस ये बताता है कि यू आर दिस पर्सन ए, दैट्स ऑल। सो आधार एक 12 डिजिट रैंडम नंबर है इशूड बाय यूआईडीएआई, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, to the residents of India after satisfying the verification process laid down by the authority. तो एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन है, अलॉटेड होता है ये ताकि ये वेरीफाई हो पाए। एनी इंडिविजुअल irrespective of age and gender who is resident of India may voluntarily enroll to obtain an आधार नंबर। तो ये सिटीजनशिप का नहीं है, ये बस रेसिडेंट का है। ये पर्सन को बताता है कि दिस इज दिस पर्सन। आइडेंटिफिकेशन बायोमेट्रिक होता है। बायोमेट्रिक मतलब फेशियल, आइरिस एंड देन फिंगरप्रिंट्स। ये बायोमेट्रिक पैरामीटर्स के थ्रू आइडेंटिफाई हो जाता है कि दिस पर्सन इज ए। एक्चुअली गवर्नमेंट स्कीम्स जो होती है, बेनिफिट्स प्रोवाइड करने हैं, वेलफेयर स्कीम्स है, इसमें क्या होता था कि घोस्ट आइडेंटिटीज बहुत ज़्यादा होती है, घोस्ट आइडेंटिटीज, देन डुप्लीकेट आइडेंटिटीज बहुत ज़्यादा होती है। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि दिस पर्सन इज ए? अब जो बायोमेट्रिक है, जैसे फिंगरप्रिंट सबके यूनिक होते हैं, तो इसके थ्रू हम
आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो दैट इज वाई आधार को गेम चेंजर माना गया डिलीवरी ऑफ सर्विसेज में। मास्क्ड आधार क्या होता है? ये आधार भी 12 डिजिट का है। मास्किंग एन आधार नंबर का मतलब होता है रिप्लेसिंग द फर्स्ट 8 डिजिट्स विद सम कैरेक्टर्स लाइक दिस while only the last 4 digits of the original number are visible। तो आपको पूरा पूरा अपना आधार नहीं दिखाना है, केवल जो शुरू के डिजिट्स हैं वो रिप्लेस हो जाएंगे, बाकी के कुछ डिजिट्स बस आपको बताने हैं। तो मास्क्ड आधार आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो? ये वेबसाइट है, यहाँ से आप अपना आधार मास्क्ड आधार डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो इससे क्या होगा, आपका जो यहाँ पे कंसर्न्स हैं कि जो आधार नंबर का मिसयूज नहीं हो जाए, वो चीज़ यहाँ पे हम अवॉइड कर सकते हैं। तो दिस इज मास्क्ड आधार, इससे एक एमसीक्यू बन सकता है, दिस इज मास्क्ड आधार। तो ऑल्दो यूआईडीआई ने ये सर्कुलर रिलीज किया, बट फिर बाद में ये भी बताया कि आधार आइडेंटिटी ऑथेंटिकेशन इकोसिस्टम है, ये प्रोवाइड करता है एडिक्वेट फीचर्स फॉर प्रोटेक्टिंग एंड सेफगार्डिंग आइडेंटिटी एंड प्राइवेसी ऑफ आधार होल्डर। मतलब देयर इज नथिंग टू वरी कि यहाँ पे प्रॉपर सेफगार्ड है, ऐसा कुछ मिसयूजेस नहीं होगा। आधार एक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है बाय इट्स वेरी नेचर, जो ओपनली आप शेयर कर सकते हैं अदर्स से व्हेन रिक्वायर्ड। तो ये दूसरे ट्वीट में ऐसा 2018 में भी बताया गया था। लेट अस वेट फॉर सम टाइम, स्पेकुलेशन नहीं होना चाहिए, लेट अस वेट फॉर सम टाइम, इस पे अभी और क्लैरिफिकेशन आएगा। फॉर नाउ हमें बस आधार जो है इसके बेसिक्स से हमें ब्रशअप करना है, दैट्स ऑल। आधार से ही जैसे बात आती है, तो आधार कैसे इंट्रोड्यूस हुआ था? क्या आधार एक मनी बिल है? यस और नो। आधार क्या मनी बिल के थ्रू इंट्रोड्यूस हुआ था? यस और नो आंसर। सो दिस इज देयर, आधार फोटोकॉपीज। Now this is again a serious question of law and order. Such type of this law and order should not be tolerated. जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है सिटीजन्स की, वो पैरामाउंट होती है। देन दिस इज डिलाइटफुल डेब्यू। हैवीवेट से गुजरात टाइटन ने इस बार जीता है आईपीएल, डिफीट किया राजस्थान रॉयल्स को। तो दिस इज अहमदाबाद एंड गुजरात ने ये टाइटल जीता। Then this is flight with 22 passengers, another accident goes missing after takeoff in Nepal। तो इसमें 4 इंडियंस भी थे। बैड वेदर इनिशियली बताया जा रहा है रीजन फॉर दिस क्रैश। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा डाइवर्सिटी स्ट्रेंथन करती है हमें, डाइवर्सिटी इज गुड, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। कर्नाटका में एक स्पीच में प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा अवर कंट्री इज अ रिच ट्रेजर हाउस ऑफ मैनी लैंग्वेजेस, स्क्रिप्ट्स एंड डायलेक्ट्स। बहुत सारी भाषाएं हैं, लिपि है और बोलियां भी है। तो इंडिया इज अ वेरी वेरी डाइवर्स कंट्री, और हमारी स्ट्रेंथ क्या है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इतनी डाइवर्सिटी के बाद भी देयर इज अ कॉमन आइडेंटिटी एंड दैट आइडेंटिटी इज इंडियन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। वेरिड अटायर है, क्यूजीन है, कल्चर है, डिफरेंट रीजन्स हमारा हॉलमार्क है। As a nation, this diversity strengthens us and keeps us united. We should remember, united we stand, divided we fall. So this is diversity strengthens us. Nature को भी diversity पसंद है, diversity is good. Then this is elephant, another painful news. Roams with elephant का हमने पढ़ा है, elephant बहुत sentimental, दिस जो इनका स्ट्रक्चर होता है, मैट्रियार्क होता है, इनका ग्रुप जो होता है, हर्ड होता है, देर इनकी बहुत क्लोज निट सोसाइटी होती है। और इस टाइप के जैसे कोई एक्सीडेंट्स हुआ या कोई डेथ होता है इनकी फैमिली में, तो पूरा पूरा जो हर्ड है वो यहाँ पे ग्रीफ दिस होता है। सो द पॉइंट इज, यहाँ एक ऐसा एलिफेंट का मिला है, उसका काफ जो है मदर वो डेड हो गया, तो वो उसको कैरी कर रही है। एलिफेंट्स आर नोन टू टेक एक्स्ट्रा केयर ऑफ देयर काफ्स। सो दिस इज देयर। तो द पॉइंट इज, इससे हम एनिमल को समझ भी रहे हैं, उसका बिहेवियर कैसा होता है, उसका बिहेवियरल ट्रेट्स क्या है। दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज जैसे प्रोजेक्ट एलिफेंट है, एलिफेंट को कंजर्व करना है तो एलिफेंट बिहेवियर भी जानना जरूरी है। इंडिया में सबसे ज्यादा एलिफेंट कहाँ मिलते हैं बताइए? किस राज्य में सबसे ज्यादा एलिफेंट मिलते हैं? एलिफेंट प्रीलिम्स का सवाल है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिफेंट्स इन अ स्टेट। तो एलिफेंट्स जो होते हैं ना, ये बड़े सेंसिटिव होते हैं, जायंट्स हैं बट साथ ही साथ दे आर वेरी जेंटल जायंट्स, जेंटल जायंट्स। एलिफेंट शो दिस एक्सप्लोरेटरी और एपीमेलेक्टिक लाइक सपोर्ट करते हैं डिस्ट्रेस्ड एनिमल को, बिहेवियर को, फिजिकली हेल्प। तो दिस इज एलिफेंट्स बिहेवियर।
हमारे यहाँ सोसाइटी में भी हम देखते हैं, जैसे हमारा लाइक कोई साथी फ्रेंड, इफ ही इज नॉट, शी इज नॉट फीलिंग, ही और शी इज नॉट फीलिंग गुड, तो हम ग्रुप में उसको लाइक एनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं। तो एलिफेंट्स में भी ये बिहेवियर देखने को मिलता है। तो ये जो सोसाइटल बिहेवियर है ये एलिफेंट्स में भी देखने को मिलता है। तो दिस इज देयर। इसका एक बुक भी आया था, नचिकेता शर्मा एंड संजीता शर्मा पोखराल ने 2019 में एक बुक लिखा था, एशियन एलिफेंट्स और उनका बिहेवियर। तो ये बिहेवियर समझना ज़रूरी है, उनका सोशल जो बिहेवियर होता है, प्रैक्टिसेस जो एलिफेंट फॉलो करते हैं, सो दैट हम उनका कंजर्वेशन बेटर वे में कर पाए। बाकी इन जनरल जो लाइन ऑफ एक्शन है वो ये है, एनिमल और ह्यूमन इस कॉन्फ्लिक्ट को कम करना, मिटिगेट करना, अवॉइड करना इज अवर प्रायोरिटी। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। सेकंड जो है वो है कचरे का पहाड़ दिल्ली। तो दिस इज लैंडफिल है, 140 लाख मैट्रिक टन है ये कचरा यहाँ पे। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा एक्शन प्लान हो ऑन रेजिंग गार्बेज माउंट्स। माउंट्स ऐसे बन गए हैं पहाड़ टाइप, इसका सॉल्यूशन फाइंड करें। सॉल्यूशन जलाना नहीं हो सकता, सॉल्यूशन ये होता है कि वेस्ट को किसी तरीके से एनर्जी में कन्वर्ट करें या कुछ और रीयूजेबल, रिसाइकल, सर्कुलर इकोनॉमी में हम इंटीग्रेट करें। दिस शुड बी देयर। देन दिस इज इन हिज फुटस्टेप्स एंड दिस इज पेज नंबर 3। वेदर टेक्स अ टर्न, अपरूटेड ट्रीज हैं। गुरुग्राम गेट्स बैक इट्स कल्चरल हब आफ्टर 5 years। ये बहुत अच्छी सीरीज आ रही है। सेल्फ डिफेंस मूव नंबर 3, हैमर फिस्ट पंच करना है, पंच करना है। पंच करते वक्त भी अगर पंच करते वक्त डायरेक्ट आप करो नोज, जॉ या टेम्पल पे, टेम्पल, नोज, जॉ, फेस पे मारो, गर्दन पे मारो, नोज, जॉ, टेम्पल, पूरी ताकत से दिस घुमा के मारो, दिस इज नोज, जॉ एंड टेम्पल। तो ये बड़ा इफेक्टिव होता है, इससे आप तुरंत एस्केप कर सकते हो, एस्केप कर सकते हो। सेल्फ डिफेंस, सेल्फ डिफेंस, तो ये चीज याद रखना है। फिजिकल स्ट्रेंथ सब में डेवलप कराना बहुत जरूरी है, फिजिकली स्ट्रांग बनाना ताकि वो सेल्फ डिफेंस कर सके इजीली। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो दिल्ली पुलिस का ये है ऐसे सेल्फ डिफेंस मूव, हैमर फिस्ट पंच। ओके, देन दिस इज पेज नंबर 4। दिस इज अनदर न्यूज, इंडिया बांग्लादेश ट्रेन सर्विसेज रिज्यूम हो रही है आफ्टर 2 years। पैसेंजर है, ट्रेन का नाम क्या है, मैत्री एक्सप्रेस। तो पैसेंजर ट्रेन है, इंडिया बांग्लादेश, रिज्यूम हुआ 2 साल के गैप के बाद। पहला नाम है बंधन एक्सप्रेस, ये कोलकाता स्टेशन से खुलना नेबरिंग कंट्री जाएगी, ईस्टर्न रेलवे ऑफिशियल ने बताया। दूसरी ट्रेन का नाम है मैत्री एक्सप्रेस, ये रिज्यूम करेगी कोलकाता टू ढाका। तो दिस इज रेलवेज। तो पैसेंजर ट्रेन यहाँ पे रीस्टार्ट हो रही है, विच इज़ रियली रियली गुड। इसके अलावा जो वाटर से भी कनेक्टिविटी की बात आती है तो चिटगांग पोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चिटगांग पोर्ट, देन चिटगांग पोर्ट से त्रिपुरा हम बहुत इजीली पहुंच सकते हैं। तो इससे नॉर्थ ईस्ट की जो कनेक्टिविटी है, ट्रांसपोर्टेशन, वो बहुत ईजी हो जाएगा, कंफर्टेबल एंड अफोर्डेबल। तो दिस इज इंडिया बांग्लादेश। देन दिस इज फाइट अगेंस्ट करप्शन एंड दिस इज एजुकेशन प्लस। नाउ सी, यहाँ बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है सेकंड ब्रेन का। द आइडिया इज, जो मैं आपको डे 1 से बताता हूँ, पढ़ना अच्छी बात है और उस पढ़ाई का एप्लीकेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एप्लीकेशन मतलब आप एमसीक्यू सॉल्व करो। प्रीलिम्स आपको क्वालिफाई करना है, सॉल्व एमसीक्यूज, 50,000 एमसीक्यूज सॉल्व कर लो, आपको बहुत इजी हो जाएगी सारी चीज़ें। सिमिलरली मेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना है, डेली हम आंसर राइटिंग करते थे, राइट समथिंग एवरी डे, अप्लाई एप्लीकेशन पार्ट, दिस विल हेल्प यू अ लॉट, ट्रेमेंडसली ये आपको हेल्प करेगा। सो द पॉइंट इज एप्लीकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। The ability to process and manage information is crucial in learning. Actually क्या होता है, स्टूडेंट्स अक्सर ग्रीडी हो जाते हैं। ग्रीडी मतलब इट इज़ लाइक कि शॉपिंग मॉल में गए, ये भी अच्छा लग रहा है, ये रिसोर्स भी पढ़ लो, ये आर्टिकल भी पढ़ लो, ये बुक भी पढ़ लो, दिस बट डू यू हैव मनी टू परचेज ऑल दोज थिंग्स? डू यू हैव टाइम इन दिस केस टू स्टडी ऑल दोज रिसोर्सेज? दिस इज द पॉइंट। सो द पॉइंट इज, जो रिसोर्सेज हैं उसको थॉरोली पढ़ो, सेलेक्टिव रिसोर्सेज रखो, रिवीजन करो, एप्लीकेशन पे ध्यान दो। Ability to process and manage information is crucial in learning. Second brain approach helps do this in a faster, better and clearer manner. तो हमें थॉट्स जो हमने सीखे हैं उसको पॉन्डर करो, उसको अप्लाई करो, ऐसे में हमें ज़्यादा बेटर लर्निंग होती है। तो दिस इज़ द वे जो स्टूडेंट्स को हमें दिस आगे एनकरेज करना चाहिए। प्लस जो स्पून फीडिंग होता है, स्पून फीडिंग इज़ नॉट राइट। जो
कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, स्पेशली आज की डेट में, पाइप्ड ड्रीम्स तो सेल कर नहीं रहे हैं। सो द पॉइंट इज स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करना चाहिए कि जो रियल एग्जाम है, रियल कंपटीशन है, वो इसके लिए प्रिपेयर हो, और उसके लिए स्टूडेंट को एफर्ट्स अपने एंड से भी बहुत सारे डालने पड़ते हैं। जो टीचिंग अच्छी वो होती है कि एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर बनाए, एक डायरेक्शन हो, देन स्टूडेंट्स को मोटिवेट एंड इंटरेक्ट, एंड दिस एक पर्टिकुलर एनर्जी को दिस चैनलाइज करने का एक वे बताए। फिर स्टूडेंट फिर खुद से भी एफर्ट कर रहा है तो उस चीज में जो लर्निंग है वो ज्यादा बेटर होती है, बहुत बेटर होती है। इंटरैक्टिव होना जरूरी है और ये टू वे होना जरूरी है। टेक्नोलॉजी हो गई है, अच्छी बात है, ब्रॉड इंग्रेडिएंट है नॉलेज क्रिएशन का, बट प्रोसेस जो है वो भी अभी भी ओल्ड स्कूल है। एक्सप्लोर, कैप्चर, ऑर्गेनाइज, लिंक, थिंक, डिस्टिल, डिजाइन, एडवांस, क्रिएट, रीथिंक एंड रिपीट, ये सारी चीजें अभी भी सेम है जो क्वालिटीज होनी चाहिए। सेकेंड ब्रेन मेथडोलॉजी हेल्प्स अस टू डू दिस फास्टर, क्लियरर, विदाउट लूजिंग आवरसेल्व्स इन इंफॉर्मेशन एंजाइटी। तो ये चीज होना बहुत जरूरी है। प्लस स्टूडेंट्स में ना प्रोएक्टिवनेस होना चाहिए। प्रोएक्टिवनेस, मैं इतने सारे स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, सम स्टूडेंट्स जस्ट डोंट इंटरेक्ट, प्रोएक्टिव नहीं है। आप प्रोएक्टिव हो, खुद से सवाल पूछो, जो भी प्रोसेसेस चल रही है उसमें पार्टिसिपेट करो, एक्टिव पार्टिसिपेशन करो, आपको ज्यादा चीजें समझ में आएगी, ज्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी। पैसिव नहीं बनना चाहिए, हमेशा ट्राई टू बी एक्टिव। ओके, दिस हेल्प्स अ लॉट। इधर ही नहीं, जब आप वर्क में जाओगे तब भी आपको ये चीज बहुत हेल्प करेगा। सो दिस इज दैट। Then this is absolution. This is India needs a law to make compensation for unlawful arrest a statutory rights. अगर we are very quick to pass on judgments, ये एक हैबिट होता है, बहुत जल्दी जजमेंट पास करते हैं। द पॉइंट इज वो जब आपको इंफॉर्मेशन नहीं है या फिर जो लॉज हैं, जैसे सोशल मीडिया ट्रायल्स हो जाते हैं या फिर न्यूज मीडिया ट्रायल्स हो जाते हैं, दे डू नॉट नो एनीथिंग, दे डू नॉट हैव इंफॉर्मेशन, दे आर नॉट इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटीज, बट दे पास ऑन जजमेंट, दे पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं ये। बट अगर ये गलत साबित हुए तो क्या इनको भी फिर अपॉलॉजी नहीं देनी चाहिए, या फिर जो डैमेज हो गया है वो कैसे रिकवर होगा? इंडिया नीड्स अ लॉ टू मेक कंपनसेशन फॉर अनलॉफुल अरेस्ट अ स्टैच्यूटरी राइट। तो एट टाइम्स पुलिस में भी, जैसे पुलिस ने अरेस्ट किया है, फिर एक उसकी जांच चल रही है, बट फिर बाद में ये पाया गया कि ये क्लीन चिट देना है। तो द पॉइंट इज, इस बीच जो डैमेज हुआ, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? सो इंडिया नीड्स अ लॉ टू मेक कंपनसेशन फॉर अनलॉफुल अरेस्ट अ स्टैच्यूटरी राइट। और प्लस ये जो सोशल मीडिया ट्रायल्स होते हैं या फिर न्यूज मीडिया ट्रायल्स होते हैं, एवरीबडी इज एन एक्सपर्ट ओवर हियर। द पॉइंट इज दिस टेंडेंसी ऑल्सो नीड्स टू बी चेक्ड। Paying a price. Vaccines, antivirals for monkeypox must be made available in endemic countries in Africa. ये जो मंकी पॉक्स है ना, ये कोई नया डिसीज नहीं है, ये 1970 समथिंग से चल रही है। 1970 पे रिपोर्ट हुआ था, अफ्रीका में रिपोर्ट हुआ था, बट ये इतना डेडली नहीं हुआ, इतना तेजी से स्प्रेड नहीं हुआ, तो इस पे इस डिसीज के ऊपर ज़्यादा रिसर्च नहीं हुआ। जबकि कोविड-19 जो था ये नोवल कोरोना वायरस था, बट जिस तेजी से कोविड-19 फैला तो इस पे ग्राउंड ब्रेकिंग दिस रिसर्च स्टार्ट हो गया, कलेक्टिव एफर्ट्स हुए और 12 महीने के अंदर हम वैक्सीनेशन भी तैयार कर पाए। तो दिस इज अगेन अ फैक्ट। कुछ नेग्लेक्टेड डिसीजेस भी हैं जिन पे इतना एफर्ट्स नहीं डाला जाता, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं कर रही है या बहुत ज़्यादा लोगों पे स्प्रेड नहीं हो रही है। तो दिस इज दैट। बट द पॉइंट इज, मंकी पॉक्स का जैसे अभी रिवाइवल हुआ है स्पेशली यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में, तो इसके बारे में भी स्टडी करना जरूरी है। द रिटर्न ऑफ द ग्रेट पावर राइवलरी। अब सी, यहाँ जो प्राइमरली बात है ना, वो बहुत ज़्यादा हमारे कॉन्टेक्स्ट में भी नहीं है अभी। एक्चुअली बात ये है कि जिस तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, कोल्ड वॉर हुआ, क्या उस टाइप की सिचुएशन फिर से आ रही है? तो इसमें एक कमेंट्री दिया हुआ है। वॉट वी शुड डू कि आप गूगल ड्राइव पे जाओ या टेलीग्राम पे जाओ और वहाँ पे वर्ल्ड वॉर करके एक टॉपिक सर्च करो। आपको NCERT की कुछ बहुत अच्छे PDFs वहाँ पे मिलेंगे। उन PDFs को एक बार गो थ्रू करो, वो बहुत फ्रूटफुल रहेगा। बेसिक हमें पता चल जाएगा कि वर्ल्ड वॉर 1 कैसे हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 कैसे हुआ, फिर कोल्ड वॉर कैसे हुआ। वर्ल्ड वॉर 1 क्यों हुआ? बिकॉज एप्रीहेंशंस थे, इनसिक्योरिटीज होती है कंट्री की। पहले यूरोप का मास्टर था फ्रांस, फिर यूरोप को नया मास्टर मिला जर्मनी। पावर का डिसबैलेंस हुआ और इस डिसबैलेंस से क्या हुआ? अलायंस सिस्टम हुआ, मेंस हुआ,
ओके, मिलिट्री अलायंस दिस। तो इससे क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर वन हुआ। वर्ल्ड वॉर वन के बाद क्या हुआ, ह्यूमिलिएटिंग जो टर्म्स दिए गए जर्मनी को, उसने पूरा रोड ब्लॉक सेट कर दिया, रोड सेट कर दिया, पेव कर दिया फॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ तो वर्ल्ड दो आइडियोलॉजी में डिवाइड हो गया। एक हो गया कैपिटलिज्म, दूसरा हो गया सोशलिज्म। सोशलिज्म मतलब यूएसएसआर, कैपिटलिज्म मतलब यूएसए। ये दोनों आइडियोलॉजी में 30-40 ईयर्स तक कंपटीशन चलता रहा। यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन के बाद दिस सोशलिज्म यूएसएसआर रशिया हो गया। बट नेटो और कैपिटलिज्म अभी भी राइज होगा। अब नेटो जाता है डोर स्टेप्स ऑफ रशिया में, तो रशिया भी फिर रिवाइवल की बात करता है एंड ऑल। सी, जो मीडिया होता है, मीडिया हमेशा लेफ्ट बायस होता है यूजुअली, बिकॉज सोशलिज्म लेफ्ट ये टेंडेंसी ज़्यादा इजीली सोशल मीडिया में इट लुक्स गुड। सो ये टेंडेंसी तो रहती है। बट एट द सेम टाइम जैसे यूक्रेन क्राइसिस जो हुआ, यूक्रेन क्राइसिस में जो रशियन जो एंगल है वो एट टाइम्स न्यूज़ में नहीं आया है। एक चीज़ और अभी एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि रशिया जिस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है यूक्रेन में, तो रशिया को राइट ऑफ करना इट्स नॉट दैट सिंपल। रशिया अभी भी एक बहुत मेजर पावर है और वो मेजर पावर यूरोप की सेफ्टी सिक्योरिटी को डिटरमाइन करेगा। तो रशिया ऑल्दो जैसा क्विक एंड स्विफ्ट विक्ट्री, इजी विक्ट्री यूरोप यूक्रेन में सोच रहा था वैसा हुआ नहीं, बट रशिया रिमेन्स टू स्ट्रॉन्ग अ मिलिट्री एंड जियो पॉलिटिकल पावर टू बी ब्रश्ड असाइड। रशिया को आप जस्ट लाइक दैट ब्रश्ड असाइड नहीं कर सकते। तो यहाँ अब जो बात है वो इवन जो यूक्रेन है वो भी इस बात को रियलाइज कर रहा है कि वॉर को अब कैसे एक कंक्लूजन की तरफ लाएं, जो अभी रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है। पावर राइवलरीज, बिकॉज इसमें अगेन वो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ हमें पुश कर सकते हैं। बिल्डिंग पीस एंड प्रॉस्पेरिटी विद स्ट्रॉन्ग ब्रिक्स, तो ये लिखा है सुन वाइडोंग ने, चाइनीज एम्बेसडर है। अब चाइनीज एम्बेसडर टू इंडिया है। यहाँ जो प्राइमरली हाईलाइट किया है वो हाईलाइट किया है दिस ब्रिक्स। तो ब्रिक्स इज अगेन इंपॉर्टेंट बिकॉज ब्रिक्स में 42% वर्ल्ड पॉपुलेशन है, 30% लैंड एरिया है, 24% जीडीपी यहाँ का है कॉन्ट्रीब्यूशन और 16% इंटरनेशनल ट्रेड है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी ब्रिक्स, इमर्जिंग दिस इंपॉर्टेंट इकोनॉमी। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका बाद में ऐड हुआ है। तो यहाँ प्राइमरली एडवोकेट किया है ब्रिक्स का स्पिरिट ऑफ ओपननेस, इंक्लूसिवनेस, कोऑपरेशन, कॉन्क्रीट एक्शन, पार्टनरशिप, एक हाई क्वालिटी पार्टनरशिप हो जो पीपल टू पीपल कनेक्ट हो, इन सब चीज़ों की बात किया है। पीस एंड प्रॉस्पेरिटी विद स्ट्रॉन्ग ब्रिक्स। Then this is China's inevitable global dominance and this is deepening strategic commitment. ये दोनों आर्टिकल चाइना पे बेस्ड है। फर्स्ट जो है वो श्याम सरन साहब ने ये एक बुक लिखा है, हाउ चाइना सीज इंडिया एंड द वर्ल्ड, और सेकेंड आर्टिकल में लिखा है कि चाइना जो है वो क्वाड जो है वो ऑल्दो एंटी चाइना नहीं है, बट क्वाड को एक साथ रहने के लिए चाइना एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ग्रुपिंग के लिए। तो दिस इज चाइनाज इनएविटेबल ग्लोबल डोमिनेंस, डीपनिंग स्ट्रैटेजिक कमिटमेंट। अब सी, दो चाइना जो एजर्ट कर रहा है अलाइज एंड पार्टनर्स है, यूएस कैन नॉट काउंट ऑन यूएसए, पार्टनर्स ऑफ द यूएस कैन नॉट काउंट ऑन यूएसए। एक्चुअली यहाँ पे एक पैरेलल ड्रॉ कर रखा है। चाइना जो प्रेजेंट डे चाइना है, कल ही हमने देखा था 1949 जब यहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी सिविल वॉर को जीती थी और कुओमिंटांग पार्टी ताइवान चली गई थी। 1949 में प्रेजेंट चाइना आया, प्रेजेंट इंडिया 1947 में आया। अगर हम 70s 80s तक देखें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था इंडिया और चाइना में, 78 तक मोर और लेस सेम था। डेंग जियाओपिंग डॉक्ट्राइन थी, वो थी कि हमें इकोनॉमी वापस स्ट्रांग बनाना है, तो चाइना इकोनॉमी पे बहुत फोकस्ड रहा। चाइना में जो रिफॉर्म्स हुए, ऑल्दो हमारे भी रिफॉर्म्स हुए 1991, बट ये थोड़े डिलेड हुए। इंडिया ने सर्विस सेक्टर ज़्यादा एम्फेसाइज किया तो चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग को ज़्यादा एम्फेसाइज किया, तो मैन्युफैक्चरिंग का वर्ल्ड लीडर बन गया है आज की डेट में चाइना का रैपिड इंक्रीज हुआ। बट स्टिल अगर जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब का हम टेन्योर देखें तो ये जो टेन्योर था ना, ये काफ़ी पीस एंड स्टेबिलिटी का था। यहाँ पे पीस डिविडेंड भी काफ़ी मिले। चाइना उस टाइम पे भी, अगर चाइना की जैसे बात करें तो चाइना बहुत उस टाइम पे जो 2005 और आसपास का टाइम है जब हमने यूएस से 1, 2, 3 न्यूक्लियर डील किया, इंडिया का स्टैशर बढ़ा। चाइना वॉज नॉट अ थ्रेट टू इंडिया। तो उस टाइम पे जब वेन जियाबाओ जो चाइनीज प्रीमियर इंडिया में, उनका मैसेजिंग था वो ये था कि अकोमोडेटिव होना है,
इंडिया को वो लाइक समहाउ इक्वल टर्म्स में देखने की कोशिश कर रहा था। बट पास्ट 2007 और जब इकोनॉमिक क्राइसिस आया 2008-9 का, चाइना उसके बाद से स्पेशली शी जिनपिंग डॉक्ट्राइन से बहुत रैपिड राइज हुआ है। अब चाइना इंडिया को इक्वल नहीं मानता है। चाइना अपने आप को यूएसए के लेवल का मानता है और इंडिया को स्टेप डाउन, नीचे बराबरी का नहीं दर्जा देता है। तो चाइना की जो अप्रोच होती है वो भी उस चीज़ को रिफ्लेक्ट करती है। सो दिस टेल्स कि इंडिया को चाइना के लिए इतना जो एप्रीहेंशन है वो जेन्युइन भी है। जो पिछले 10-15 ईयर्स में जो गैप ज़्यादा वाइडन हो गया है इंडिया एंड चाइना का, इसको भी ओवरकम करना शुड बी आवर प्रायोरिटी। तो चाइनाज इनएविटेबल ग्लोबल डोमिनेंस, कल ब्लिंकन का भी स्टेटमेंट देखा था, एंथनी ब्लिंकन की, यूएसए भी रिकॉग्नाइज कर रहा है चाइना इज गोइंग टू बी लाइक अ सुपर पावर। तो अगर ये सुपर पावर हमारे नेबर में है एंड दिस सुपर पावर इज नॉट दैट फ्रेंडली विद अस, देन वी शुड अप आवर गेम। ये ग्लोबल डोमिनेंस में जो चाइना का इनएविटेबल जो स्टांस होने वाला है, इंडिया शुड अप इट्स गेम, इंडिया शुड बी वेल प्रिपेयर्ड। सो दिस इज दैट। और प्लस हमें भी बेटर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करना चाहिए। अक्सर हम जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब का जो टेन्योर था, अगर हम देखें तो इकोनॉमी वाइज हुआ, सिक्योरिटी वाइज हुआ, दिस वाज अ गुड फेज ऑफ इंडिया का, जिसमें बहुत रैपिड प्रोग्रेस भी हुआ है इंडिया का। सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग। ओके, तो डीपनिंग स्ट्रैटेजिक कमिटमेंट है। चाइना इज नॉट ओनली द ग्लू जो क्वाड टुगेदर होल्ड कर रहा है, ये फ्यूल भी है जो ग्रुपिंग के इनर कंसोलिडेशन को शेप करेगा। बिकॉज क्वाड अभी भी हमने ऐसा नहीं बोला कि क्वाड इज अ मिलिट्री अलायंस, नो, क्वाड इज नॉन मिलिट्री। क्वाड इज मोर अबाउट लाइक माइंडेड डेमोक्रेसीज हैं जो कमिंग टुगेदर। बट चाइना फैक्टर अगर रहेगा तो क्वाड भी इन फ्यूचर अपने आप को इवॉल्व कर सकता है। सो दिस इज दैट। बाकी अभी एक जो नया IPEF है, यूएसए ने अभी सजेस्ट किया टोक्यो में, वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है। देन दिस इज नॉट अप टू द मार्क, अर्निंग बिलो दिस, नेपाल इकोनॉमिक ग्रोथ, नेपाल भी डिफिकल्टी में है, किंग ऑफ यूरोप, मैड्रिड, 100 मिलियन क्लब एंड जजिंग बाय द नंबर्स। अब देखो, जो रिजर्वेशन एज अ पॉलिसी होती है वो इसलिए होती है कि जो इक्विटी है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, वो हम इंश्योर करा पाए। जैसे सोसाइटी में हिस्टोरिकल रॉन्ग्स हुए हैं, हिस्टोरिकल रॉन्ग्स को करेक्ट करने के लिए रिजर्वेशन पॉलिसी होती है। रिजर्वेशन जैसे एजुकेशन में रिजर्वेशन होता है, एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें रिजर्वेशन होता है। देन इसके बाद जब गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट की बात आती है तो इसमें रिजर्वेशन होता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में हो गया, क्वालिफाई हो गया सपोज इन IS, देन क्या उसको फिर जो सर्विस में भी, बिकॉज सर्विस भी 30-35 साल का होगा, इस सर्विस में भी क्या कंटिन्यूअसली रिजर्वेशन मिलना चाहिए, इस बात पे सवाल है। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड रिजर्वेशन, तो एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन की क्या पॉलिसी होनी चाहिए, तो ये न्यूज़ अभी फिर से बना हुआ है। बिकॉज अभी सुप्रीम कोर्ट में भी एक मैटर गया था EWS वाला, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो सवाल ये उठा था, क्या इकोनॉमी एक क्राइटेरिया होना चाहिए रिजर्वेशन का, क्या इससे हम और डिस्टॉर्शन तो नहीं कर रहे हैं सोसाइटी में। दीज आर सर्टेन क्वेश्चंस। तो रिजर्वेशन जो है सिम्बायोटिक कोएग्जिस्टेंस, गारंटेड है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में आर्टिकल 16 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाई करता है वेरियस क्लॉजेस जिसमें रिजर्वेशन दिया जा सकता है। नेचर ऑफ फैसिलिटेटिंग, प्रोविजनिंग, वेस्टिंग, डिस्क्रिशन, गवर्नमेंट क्या क्या फैक्टर्स ले सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड सेक्शन को हेल्प प्रोवाइड करने का और उनको रिजर्वेशन देने का, प्रमोशन में भी दिस गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में। अब ये भी बात आती है क्या रिजर्वेशन एक फंडामेंटल राइट है या नहीं है, या फिर इट इज़ अ पॉलिसी जो 10-10 साल के लिए जैसे कंटिन्यू करते गए हैं। अभी जैसे 2020 में फिर 10 ईयर्स के लिए इसको कंटिन्यू कर दिया गया है। तो आर्टिकल 46 क्या बोलता है, ये मैंडेट करता है, स्टेट शेल प्रमोट विद स्पेशल केयर द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इन पर्टिकुलर। तो इसमें देयर इज एन एंगल ऑफ वेलफेयर का एंगल है। जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसको हेल्प की ज़रूरत है, तो वो हेल्प प्रोवाइड कराई जा रही है बाय दिस रिजर्वेशंस। तो फिर ऐसे मंडल स्टॉर्म आता है, फिर OBC रिजर्वेशन की बात होती है। OBC रिजर्वेशन में भी फिर ये बात होती है कि इकोनॉमी शुड नॉट बी अ क्राइटेरिया, कि अगर जैसे अच्छा खासा इकोनॉमिक स्टेटस है देन ऑल्सो क्या फिर रिजर्वेशन उधर प्रोवाइड कराने की ज़रूरत है। तो ये एक सवाल उठता है। प्लस
अगर कोई जनरल कैंडिडेट है बट उसका लाइक घर की हालत ठीक नहीं है, उसके पास इतने पैसे नहीं है, तो क्या वो रिजर्वेशन के लिए ज़्यादा हकदार नहीं है? ये एक और सवाल उठता है। तो क्या उसको, जैसे कोई वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी या फाइनेंशियली उसके पास नहीं है, प्रोविजंस नहीं है, तो क्या उसको एजुकेशन में रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए? क्या उसको एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए? इस बात पे फिर 103rd अमेंडमेंट एक्ट आता है 2019। तो ईडब्ल्यूएस बोलता है कि जो रिजर्वेशन है उसमें लाइक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसको भी कंसिडर किया जाए। ये मैटर कोर्ट में जाता है कि जैसे इसमें जो कंडीशन लगाया गया कि कितना क्राइटेरिया क्या हो, थ्रेशोल्ड क्या हो इकोनॉमी का, कैसे डिसाइड करोगे कि इकोनॉमिकली वीक है या नहीं है? तो इकोनॉमी भी क्या एक क्राइटेरिया हो सकता है, या फिर केवल सोशली वीकर सेक्शन ही हम केवल रिकॉग्नाइज करेंगे? इन सब चीज़ों पे अभी कोर्ट में मैटर गया है और कोर्ट इसको डिसाइड कर रही है। सो लेट अस वेट एंड वॉच रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ये अजरबैजान अर्मेनिया कॉन्फ्लिक्ट है ओवर दिस नागार्नो काराबाख एनक्लेव। ऐसे जो सवाल होते हैं ना, ये डायरेक्ट रेफरेंस में नहीं होते हैं मेंस में। इधर जो सवाल होते हैं ना वो प्रीलिम्स में आ सकते हैं, मैच द फॉलोइंग। जैसे नागार्नो काराबाख एक दिया और सामने दिया ये किस जगह का कॉन्फ्लिक्ट है, तो ये अजरबैजान अर्मेनिया का कॉन्फ्लिक्ट है। अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस भी देखें तो आईआर में सिलेबस में ये ऐसी चीज़ें कहीं नहीं लिखी हुई है, केवल ये लिखा हुआ है आईआर वो इम्पॉर्टेंट है जो इंडिया के डायरेक्ट कॉन्टेक्स्ट में, इंडिया के नेबर्स और इंडिया के डायरेक्ट कॉन्टेक्स्ट में। तो बहुत ज़्यादा इसमें ड्वेल नहीं करें हम, बट हमें जस्ट पता होना चाहिए कि ये नागार्नो काराबाख एरिया है और यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। अब इस एरिया का लोकेशन क्या है? ये लैंडलॉक्ड माउंटेनियस फॉरेस्टेड रीजन है। ये बाउंड्री ऑफ अजरबैजान नागार्नो काराबाख इस जोन में है, आर्मेनिया। आर्मेनियंस जो हैं यहाँ पे एथनिक पीपल है और पॉपुलेशन है और अज़ेरी माइनॉरिटी है। तो कॉकेकस रीजन है ये, आर्मेनिया, अजरबान, आज की डेट का जॉर्जिया। अब क्या होता है, ये पार्ट होता है पहले आर्मेनियन किंगडम का, एंड बहुत टाइम तक इधर ओटोमन एंड पर्शियन एंड रशियंस ने रूल किया। आर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया बाद में सेपरेट रिपब्लिक बने। एक्चुअली इसका स्टोरी भी यूएसएसआर के फॉल से है, और इससे पहले जैसे डाइंग मैन ऑफ दिस यूरोप दिस बोला जाता था ओटोमन एम्पायर जो है। तो इससे क्या हुआ, ये बहुत सारे अलग अलग दिस नए रिपब्लिक्स बने। यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन से भी ये रिपब्लिक्स बने। तो अजेरी इनकॉर्पोरेट करते हैं नोगोर्नो काराबाख रीजन को। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ओटोमन ने इनको हेल्प किया, अजेरीज ने अटैक किया साउथ कॉकेकस में, टारगेट किया एथनिक आर्मेनियन को। ओटोमन फिर रिट्रीव हो गए वर्ल्ड वॉर के बाद, और अजरबैजान और आर्मेनिया फुल ब्लोन वॉर हुआ 1920 में। तो अब क्या होता है, यहाँ पे जो नोगोर्नो काराबाख एरिया है ये रीयूनाइट करना चाहता है अपने रूट्स से, और ये बनना चाहता है पार्ट ऑफ आर्मेनिया। तो नागोर्नो काराबाख एरिया इज इन अजरबैजान, दे वॉन्ट टू बिकम अ पार्ट ऑफ लाइक आर्मेनिया बिकॉज यहाँ पे आर्मेनियन एथेनिसिटी ज़्यादा है। अजरबैजान इसको मिलिट्री ऐसा होने नहीं देगा, तो वो मिलिट्री लाइक क्रैकडाउन होता है और उसके कारण ये पूरा डिस्प्यूट हो रहा है। दिस इज द स्टोरी। तो दिस इज नागार्नो काराबाख जोन। यह न्यूज़ है 5G का। 5G इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाय द ईयर एंड 5G मेन स्ट्रीम हो सकता है। 5G के साथ अच्छी चीज़ है, एक तो है लेटेंसी कम है। लेटेंसी टाइम टेकन बाय टू गैजेट्स टू टॉक टू ईच अदर 2 मिली सेकेंड से भी कम है। और सेकेंड चीज़ है स्पीड, स्पीड बहुत ज़्यादा है इसकी 5G की। तो मल्टीपल यूज़ केसेस इसके बनेंगे। एज सच इसका जो थ्रेट है 5G का वो केवल एक ही है, वो है एविएशन में जो ऑल्टीमीटर और ये गैजेट्स लगे हुए हैं, प्लेन लैंडिंग वगैरह डिफ़िकल्टी हो सकती है इन सर्टेन केसेस, अगर फ्रिक्वेंसी जैसे 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाली वहाँ पे मैच हो रही है। तो इस चीज़ को एड्रेस करना है। इंडिया में जो डिप्लॉयमेंट हो रहा है अराउंड 3 गीगाहर्ट्ज़ का होगा, 25 गीगाहर्ट्ज़ तक इसको एक्सपैंड करेंगे। सो दिस इज 5G अंडर द हुड। 20 वॉवल साउंड्स इन इंग्लिश। अब इंग्लिश इज़ अ वेरी फनी लैंग्वेज और अनसाइंटिफिक लैंग्वेज। हिंदी में क्या होता है, हम जो लिखते हैं वही बोलते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन की कभी कोई समस्या आती नहीं है। बट हिंदी इज़ सो अनसाइंटिफिक, इंग्लिश इज़ सो अनसाइंटिफिक। यहाँ पे वर्ड्स के मीनिंग चेंज हो जाते हैं, वॉवल्स जो होते हैं उनका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है। तो ये एक चीज़ यहाँ पे जैसे काफ़ी होती है, जैसे ये वेडनेसडे नहीं होगा, दिस इज़ वेंसडे होगा, लाइक दिस। पोटैटो नहीं होगा, पोटैटो होगा, ऐसे करके बहुत ज़्यादा इसमें दिस कॉम्प्लिकेशंस है। दिस इज़ इंग्लिश। ओके, देन डिफरेंस इन मीनिंग ऑफ फॉरवर्ड एंड फॉरवर्ड हो जाता है। फॉरवर्ड, फॉरवर्ड जैसे फॉरवर्ड क्या होता है, किसी चीज़ के पहले आपने लिखा है फोर,
तो दिस इज देयर। फॉरवर्ड इज व्हाट वी यूजुअली, जैसे बुक में अपन इंट्रोडक्शन में कुछ 4 वर्ड्स लिख रखे हैं, तो दैट इज फॉरवर्ड। और फॉरवर्ड मतलब बैकवर्ड पीछे जाना, फॉरवर्ड मतलब आगे जाना। ओके, देन बोर्डिंग और लॉजिंग, फ्रिक्वेंटली हम इन सब वर्ड्स को यूज करते हैं। पीपल इन ब्रिटेन प्रेफर बोर्डिंग एंड लॉजिंग, नॉट बोर्डिंग एंड लॉजिंग दोनों, दिस इज नॉट सेपरेट, आईएनजी नहीं है, दे बोर्ड एंड लॉजिंग, बोर्डिंग एंड लॉजिंग नहीं करते। बेड एंड बोर्ड, सो दीज आर अगेन सम इंट्रिकेसीज। बोर्ड इन दिस कॉन्टेक्स्ट मतलब मील होता है, प्रोवाइडेड व्हेन यू स्टे समवेयर, तो दिस इज द। इंग्लिश में एक और प्रॉब्लम ये आता है कि यूएस वाले होते हैं ना, ये भी इंग्लिश बोलते हैं, ब्रिटिश जो हैं ये भी इंग्लिश बोलते हैं। यूएस वाले खुद को लाइक सेपरेट करने के लिए, डिस्टेंस बनाने के लिए, ये थोड़ा इंग्लिश में एक ट्विस्ट ले आते हैं और इनकी इंग्लिश थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। जैसे कलर कलर हो जाएगा, यहाँ पे स्पेलिंग अलग हो जाती है, तो ये भी एक डिफिकल्टी आ जाती है। वैसे ही इंग्लिश कॉम्प्लिकेटेड है, फिर यूएस इंग्लिश और यूके इंग्लिश ऐसा और कॉम्प्लेक्सिटीज है यहाँ पे। देन दिस इज प्रोजेक्ट वर्थ नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी, नॉर्थ ईस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन मॉनसून फाइनली आ रहा है इंडिया में, केरला में आ रहा है, 1 जून में आ जाएगा, 10 to 14 मॉनिटरिंग स्टेशन ने कंफर्म किया। यूएस इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, $119 बिलियन का पार्टनरशिप है यूएसए के साथ। कॉमर्स मिनिस्ट्री का ये डेटा है, दिस इज रियली गुड। एक्सपोर्ट $76 बिलियन का है, ओके, एंड इम्पोर्ट बड़ा है $43.31 मिलियन। तो एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इम्पोर्ट कम है, ट्रेड का सरप्लस है। व्हेन इट कम्स टू यूएसए, इंडिया को ट्रेड का सरप्लस है, एडवांटेज में है। स्टिल इन डीप वाटर, सी फेरर्स वेट फॉर कोविड कर्ब्स टू लिफ्ट। प्राइम मिनिस्टर साहब ने एड रिलीज टू कोविड ऑर्फन्स यहाँ पे रिलीज किया है। रशिया स्टॉर्म्स की सिटीज इन, रशिया बहुत तेजी से, बियर इज लाइक बहुत तेजी से फॉरवर्ड हो रहा है यूक्रेन में, और यूक्रेन पुशबैक हो रहा है। श्रीलंका, एंड दिस इज लेफ्ट आइज हिस्टोरिक प्रेसिडेंशियल विन, कोलंबिया। ओके, अफगान विमेन डिमांड एजुकेशन एंड वर्क, सच बेसिक थिंग्स की भी यहाँ पे उन्हें रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है, डिमांड करना पड़ रहा है। देन ब्रिटेन में बीइंग बैक बैक इंपीरियल मेजरमेंट्स। देन these are awards, and this is new champion, गुजरात टाइटंस, कैंपेन विद टाइटन, ये अभी तक के चैंपियंस रहे। राजस्थान रॉयल्स 2008 में जीते, फिर डेक्कन चार्जर, चेन्नई सुपर किंग, कोलकाता मुंबई, फिर कोलकाता मुंबई सनराइज, मुंबई चेन्नई, मुंबई एंड सीएसके एंड गुजरात टाइटंस, ये टीम्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म किए हैं। ओके, तो दिस इज ऑल्सो वन थिंग। देन यहाँ पे नडाल भी है, जोकोविक का मैच होगा। सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।